अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम अल्कीन और हैलोजन के दरमियान रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अल्कीन और हैलोजन का रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड किसी दूसरे मालिक्यूल को अपने अंदर शामिल कर लेता है और आम तौर पर अल्कीन और हैलोजन के एडिशन रिएक्शन के नतीजे में जो है वो विसिनल डाइहैलाइड बनते हैं। ये देखें, ये अल्कीन है। जब ये हैलोजन के साथ मिलेगी तो हैलोजन के साथ मिलने पर एक हैलोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हैलोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो एज ए रिज़ल्ट दोनों कार्बन के साथ एक एक हैलोजन अटैच होने की सूरत में हम इसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड के दो हैलोजन मौजूद हैं और दोनों साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर अटैच हो चुके हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। आप गौर करें कि हमने जब अल्कीन के इंट्रोडक्शन को देखा तो हमने कहा कि अल्कीन्स को ओलेफिन के नाम से जाना जाता है। तो ओलेफिन के मतलब होते हैं ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फार्मिंग आम तौर पर इसमें जो मिथ है वो ये पाई जाती है कि चूंकि ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो इसलिए अल्कीन्स को ऑयल फार्मिंग या ओलेफिन कहा जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। असल बात ये रिएक्शन है जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है। ये रिएक्शन इसके नतीजे में जो विसिनल डाइहैलाइड बनते हैं, ये रिएक्शन इसकी वजह है कि जिस वजह से हम इनको ओलेफिन्स कहते हैं। दरअसल विसिनल डाइहैलाइड्स ऑयल की तरह के नज़र आते हैं। ये ऑयल होते नहीं हैं, दे लुक लाइक ऑयल। मतलब हम कह सकते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड्स दे हैव ऑयली अपीयरेंस। ये देखने में ऑयल नज़र आते हैं, इनकी अपीयरेंस ऑयल की तरह की होती है। सो इस रिएक्शन की बुनियाद पर हिस्टोरिकली ओलेफिन्स का लफ्ज़ जो है वो अल्कीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अल्कीन्स को जो है वो ओलेफिन कहा जाता है इस रिएक्शन की बुनियाद पर, और ये हिस्टोरिक फैक्ट है। इसमें रीजनिंग की बात नहीं है, बस ये रिएक्शन है जिस रिएक्शन के नतीजे में जब ये विसिनल डाइहैलाइड बने तो वो ऑयल लाइक नज़र आए, तो समवन सेड के ये ओलेफिन हैं, यानी अल्कीन को ओलेफिन का नाम जो है वो इस रिएक्शन की बुनियाद पर दिया गया। अब ये रिएक्शन देखने में बहुत ही सादा, बहुत ही आसान नज़र आता है, लेकिन ये इतना सादा है नहीं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्ट जो है वो मौजूद है जो हमें देखना चाहिए। सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है? देखिए, सॉल्वेंट दो तरह से हैं। एक जिसे हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट है ये इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा। इन केस हम पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिस्कस करते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है या कार्बन डाइसल्फाइड है, वो इस रिएक्शन में जब इस्तेमाल होते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया है कि ये ब्रोमीन है और ये अल्कीन के एक मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रही है। तो एक ब्रोमीन एटम एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो द रिजल्टेंट विल बी अ डाइब्रोमो अल्कीन। इसमें विसिनल डाइहैलाइड बनेगा जिसमें दोनों कार्बन के साथ जो है वो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। अभी हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, लिहाजा अभी इसको जैसा भी हमने बनाया है आप इसे एक्सेप्ट करें, और आप ये सिर्फ याद रखें कि हम विसिनल डाइहैलाइड बना रहे हैं। विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ बन रहा है कि एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच हो रहा है और दूसरे कार्बन के साथ दूसरा ब्रोमीन अटैच हो रहा है। अब असल में ब्रोमीन की अटैचमेंट कैसे होती है वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। फिलहाल आप सॉल्वेंट के इफेक्ट पे देखें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या जैसे मैंने कार्बन डाइसल्फाइड की बात की है जो एक और नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन उसकी सूरत में जो है वो बिल्कुल सादा तरीके से जो है वो प्रोसीड करेगा। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो हम देखते हैं। इस मैकेनिज्म की कई एक एक्सप्लेनेशंस जो है वो हमें टेक्स्ट बुक में मिलती हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो आप ये देखें कि ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। ये एक अल्कीन का मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये ब्रोमीन है जो कि खुद भी नॉन पोलर है। तो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जब ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, चार्जेस पैदा होते हैं। वो चार्जेस किस किस्म के होते हैं, हम इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चार्जेस जो हैं ये किस तरह से पैदा होंगे। अब जब आप ये चार्जेस ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो हम ये देखते हैं कि अल्कीन में ये पाई बॉन्ड जो है, इस पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर शो करती हैं। तो ये अपने न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर की वजह से यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस ब्रोमीन के ऊपर। नतीजतन ये ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के साथ जो है अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगी, और यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो ब्रोमीन एटम है ये इस पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ दोनों कार्बन के साथ जो है वो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा। अब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रोमीन हैज़ एबिलिटी टू मेक मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन बॉन्ड। ये एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकती है। अच्छा, ये कैसे बॉन्ड बना सकती है एक से ज़्यादा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, लिहाजा ये एक बॉन्ड भी कर सकती है और ये एक से ज़्यादा बॉन्ड भी कर सकती है। तो ऐसी सूरत में जबकि ब्रोमीन जो है वो यहाँ एक से ज़्यादा बॉन्ड करती हुई नज़र आएगी तो ब्रोमीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। अब ब्रोमीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। लेकिन अब आपने इसके साथ क्या किया है कि आपने इसके बना दिए हैं दो बॉन्ड, और इन दो बॉन्ड की वजह से इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो ये पहले ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ऊपर से हमने इसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। सो ब्रोमीन जो है वो अपनी इस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस कार्बन को भी जो है वो पार्शियल पॉजिटिव कर देगा और इसको भी पार्शियल पॉजिटिव कर देगा। सो एज ए रिजल्ट ये पूरे का पूरा इंटरमीडिएट, जिसे आप ब्रोमीनियम आयन कह सकते हैं, ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको ब्रोमीनियम आयन कहा जा सकता है। तो ये जो ब्रोमीनियम आयन है ये हाईली अनस्टेबल आयन है बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी तरफ साथ क्या बन गया हमारे पास, ब्रोमाइड आयन। तो अब अगला स्टेप जो है वो बहुत ही फास्ट स्टेप होने वाला है, और उसमें क्या होने वाला है, आप गलती मत करें। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वह जब मैकेनिज्म लिख रहे होते हैं तो वो एक इंटरमीडिएट को ड्रा करने के बाद जब उसको दोबारा ड्रा करते हैं तो उसको वो चेंज कर देते हैं, जबकि हम रिएक्शन लिखते हुए इसी चीज़ को आगे यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा जैसे आपने ये बनाया है वैसे ही आपको ये बनाना है। अब अगला स्टेप समझिएगा, जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ देखिएगा। अब अगले स्टेप में ये है कि ब्रोमीन चूँकि खुद एक लार्ज साइज एटम है तो इसका जो फील्ड है वो ज़्यादा होता है, तो अपने हायर फील्ड की वजह से, ज़्यादा फील्ड की वजह से ये निचली तरफ से जो है वो किसी को भी करीब आने की इजाज़त नहीं देता। निचली तरफ से क्या मतलब, यहाँ से ये अटैक करने की इजाज़त नहीं देगा, बल्कि ये रिक्वायर करेगा कि जो भी आता है वो ऊपर की तरफ से अटैक करने आए। लिहाजा ये जो ब्रोमाइड है ये नीचे की बजाय ऊपर से जो है वो अटैक करेगा, चाहे तो इस कार्बन पर अटैक कर ले चाहे इस कार्बन पर अटैक कर ले। तो अगर मैं इस ब्रोमाइड को इस कार्बन पे अटैक करवा देता हूँ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से अब आप देखें कि एक ब्रोमीन जो है वो कार्बन के साथ ऊपर की साइड पे अटैच हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन जो है वो कार्बन के साथ लोअर साइड पे अटैच हो जाएगा। सो ये वो असल बात थी
जो हमें समझनी थी और जिस चीज़ को हमने ऊपर रिएक्शन लिखते हुए इग्नोर कर दिया है और हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ये बताया कि विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, तो असल में आपको याद रखना ये है कि यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये ट्रांस जो है डाइब्रोमो अल्केन बनेगी, ट्रांस डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये जो है ये रिएक्शन मुकम्मल होता है। इसका मैकेनिज्म आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे, अच्छा क्लोरीन के बारे में देख लें। क्लोरीन चूंकि एक कंपैरेटिवली स्मॉलर एटम है, लिहाजा क्लोरीन में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। हाँ, आयोडीन में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी जी। अब हम बात करेंगे पोलर सॉल्वेंट के इफेक्ट के बारे में। नॉन पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, आपने ये पिछली स्लाइड में देख लिया। इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लिहाजा जब सॉल्वेंट पोलर होगा, रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो प्रोडक्ट वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉल्वेंट। हम डिफरेंट तरह के पोलर सॉल्वेंट्स रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक वाटर यूज़ हो सकता है, अल्कोहल यूज़ हो सकता है। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात करेंगे कि जब वाटर को एज अ पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड हैलोजन में इस्तेमाल की जाता है, तो रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें हमने हेडिंग दी है एडिशन ऑफ HOX, जिसे हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड तब पॉसिबल है जब हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। वाटर जब सॉल्वेंट यूज़ होगा तो वाटर रिएक्शन में हिस्सा लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ। ये हमारे पास अल्कीन है और अल्कीन का हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे सिचुएशन बदल चुकी है और आसानी की खातिर इस मैकेनिज़्म को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ज़्यादा डिटेल में जो है वो हम इसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप इसको आसान तरीके से ऐसे समझें कि क्लोरीन जो है वो पानी के साथ पहले रिएक्शन करती है। आपने देखा कि हैलोजन डायरेक्टली जो है वो अल्कीन के साथ रिएक्शन करती थी जब यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट मौजूद था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है तो क्लोरीन पहले इस पोलर सॉल्वेंट के साथ जो है वो रिएक्शन करेगी और इसके नतीजे में एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो दरअसल इसके साथ अटैच होगा और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम देखते हैं कि एक कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी और दूसरे कार्बन पे OH अटैच हो जाएगा। दैट इज वाई कि हम इसको कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन। अगर हैलोजन हो तो हम इसको कह सकते हैं हेलोहाइड्रिन। इसका क्लास का नाम हो जाएगा हेलोहाइड्रिन। और अगर आप बात कर रहे हैं इन केस ऑफ क्लोरीन तो इसको आप बोलेंगे क्लोरोहाइड्रिन। तो ये इसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट है कि किस तरह से पोलर सॉल्वेंट जो है वो इस रिएक्शन के अंदाज को बदल देता है। अब इसका मैकेनिज्म देखें और मैकेनिज्म में ये जो मैंने आपको बात बताई है इसको क्लियर करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली अल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, बल्कि क्लोरीन का पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है। सो क्लोरीन प्लस वाटर, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है दैट इज HCl प्लस HOCl। ये वही रिएक्शन है जो कि क्लोरीनेशन के अमल में पानी की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाता है। पानी को साफ करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए क्लोरीनेशन की जाती है। तो वो यही रिएक्शन होता है कि उसमें क्लोरीन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। ये हाइपोक्लोरस एसिड रोशनी की मौजूदगी में जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। नोट करने की बात यह है कि इन दोनों एसिड में से ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है इट इज मोर रिएक्टिव। तो चूंकि ये मोर रिएक्टिव है लिहाजा पास मौजूद डबल बॉन्ड के साथ ये रिएक्शन करेगा और नतीजा हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो
हाइपोक्लोरस एसिड है, इसमें चार्ज सेपरेशन मौजूद है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपको चार्ज सेपरेशन अगर जाननी है तो आपको ये सवाल का जवाब आना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ऑक्सीजन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसके काउंटर पार्ट क्लोरीन जो है इस पर्टिकुलर केस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज ये इसका अननेचुरल करैक्टर है, और यही वजह है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। कैसे? यहां से डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस क्लोरीन के ऊपर, और नतीजतन ये क्लोरीन जो है ये उसी तरह से जो है वो अटैच हो जाएगी जैसे कि हमने बोरोमीन के अटैचमेंट की बात की, बिकॉज क्लोरीन के पास भी डी ऑर्बिटल मौजूद होता है और ये भी ज़रूरत के वक्त एक से ज़्यादा बॉन्ड करती है। तो किस तरह से ये इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब इसमें क्लोरीनियम आयन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें सब तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस जो है वो हमारे पास आ जाएगा OH नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा। अब मैंने आपको बताया कि क्लोरीन चूंकि इटसेल्फ कोई इतना बड़ा एटम नहीं है, लिहाजा क्लोरीन जो है वो बोरोमीन वाला इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा, और यहाँ पे सिस प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, यानी OH जो है वो किसी भी साइड से इस पर अटैक कर सकता है। आप इसको बगैर मैकेनिज्म के भी जो है वो लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, और अगर आप मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और इधर से आ गया OH नेगेटिव। तो अब अगर आप इसका अटैक यहाँ से करवा दें इस पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और नतीजतन हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन, और उसके साथ कार्बन कार्बन, और उसके साथ एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और एक तरफ जो है वो OH लगा हुआ है। तो नोट करने की बात यह है कि इस रिएक्शन में जहां क्लोरोहाइड्रिन बनता है वहां पे साथ HCl भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप इसको बगैर मैकेनिज्म के भी लिख सकते हैं, और उसमें सिंपली आपको ये जो प्रोडक्ट है ये लिखना पड़ेगा, एक तरफ OH लगाना पड़ेगा, एक तरफ आपको Cl लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। अगर आप मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं तो इस तरह बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास बात जो है वो याद रखने वाली है कि अब ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये पोलर है, या इसको आप कह सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जो हमारा रिएक्टेंट, इनफैक्ट प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट जो है ये पोलर है और ये अनसिमेट्रिकल है। तो अगर हमारी अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होगी ना तो यहाँ पे मार्कोनिकफ रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे मार्कोनिकफ रूल अप्लाई होगा। और मार्कोनिकफ रूल कैसे अप्लाई होगा ये आप एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, तो हाइपोक्लोरस एसिड जब अब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड कर रहे हैं ये सेम नहीं है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकफ रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। सो वी हैव CH3 CH OH और साथ CH2 Cl। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कि आप जो है वो यहाँ पे बगैर मैकेनिज्म के डायरेक्ट रिएक्शन भी जो है वो इस अल्कीन का हाइपोक्लोरस एसिड के साथ लिख सकते हैं इस अंदाज में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकफ रूल जो है वो हमारे लिए क्लियर हो गया कि यहाँ पे मार्कोनिकफ रूल जो है वो अप्लाई होगा। सो याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ मार्कोनिकफ रूल अप्लाई हो सकता है वहाँ पे हमने करना है।